नमस्कार, मैं अखेड़ा पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और मंगलवार का दिन भारतीय बाजारों में आज सेकंड डे, जबकि एक रेंज बाउंड ट्रेड होता हुआ दिखाई पड़ा। हालांकि इस रेंज बाउंड ट्रेड में आज रेंज बाउंड इसलिए बोल रहा हूँ, इंडेक्स तो डे हाई पे बंद हुआ, निफ्टी भी, और लोअर लेवल्स अच्छी रिकवरी के बाद निफ्टी बंद हुआ, निफ्टी बैंक हरे निशान में बंद हुआ। लेकिन रेंज बाउंड है मिड कैप। अगर आप अदरवाइज देखेंगे तो आज सेकेंड डे, जबकि डिक्लाइंस आपको ज़्यादा दिखाई पड़ेंगे एडवांस के कंपैरिजन में। तो जो कल सिचुएशन थी कि करीब 1400 शेयर मंदी में और 800 शेयर तेज़ी में, आज भी सेम सम वॉट सेम सी सिचुएशन थी। 900 शेयर तेज़ी में और 1200 साढ़े 1200 शेयर मंदी में कामकाज कर रहे थे। इंडेक्स में तेज़ी आई निफ्टी बैंक के सपोर्ट से, इंडेक्स में तेज़ी आई आईटी के सपोर्ट से। आईटी में टीसीएस जो कि वापस अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है, धीरे धीरे स्लोली एंड स्टडली अपने नए ऑल टाइम हाई की तरफ है। तो 4120 के आसपास टीसीएस पहुंच गया था आज इंट्राडे में। लाइकवाइज बाकी एचसीएल टेक का सपोर्ट था। इंडेक्स फ्रंट पे अगर देखें तो एलएनटी आज सपोर्ट कर रहा था। बैंक से प्रेशर थोड़ा कम हुआ तो वो और तेज़ी में आ गया। इस तरह से अपमूव था। मिड कैप बिल्कुल फ्लैट बंद हुआ, एक समय पर हर निशान में गया था, लेकिन वापस फ्लैटिश टोन पे जाके बंद होता दिखाई पड़ा। स्मॉल कैप में इसी तरह का मूव था। अपमूव था रियल्टी में, अपमूव था आईटी में, दोनों बढ़िया तेज़ी में थे। आईटी में मिड कैप आईटी भी तेज़ी में था, फ्रंटलाइन भी तेज़ी में था, और रियल्टी में डीएलएफ जैसे शेयर जो कि 1-1.5% ऊपर कामकाज कर रहा था, अच्छी तेज़ी वहाँ पर थी। मेटल में सेलेक्टिव मेटल शेयर खरीदारी में कामकाज कर रहे थे। ऑयल एंड गैस में प्रेशर था, 1% के आसपास का डिक्लाइन वहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा अगर ओवरऑल देखें तो स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट थी। टाटा समूह में खरीदारी थी, इसमें टीसीएस तेज़ी में था, टाटा कम्युनिकेशन खरीदारी में था, टाटा मोटर्स अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंचा। वहाँ पर अच्छे अपमूव देखने को मिल रहे थे। लेकिन बाकी एफ&ओ में जो प्रेशर था, कुछ पीएसयू में बाइंग थी। पावर ग्रिड तेज़ी में था, एचएल तेज़ी में था, बीईएल तेज़ी में था। यहाँ पर एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में आज सुबह वो ब्लॉक हुआ, एक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में, और उसके बाद पूरे इंश्योरेंस में बाइंग आ गई। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड तेज़ी में, प्रूडेंशियल तेज़ी में, एसबीआई लाइफ तेज़ी में, एचडीएफसी लाइफ तेज़ी में। तो यहाँ पे खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। आज ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स थी, तो टीसीएस में यूबीएस का अपग्रेड था, 4700 के टारगेट आए। उसके बाद वो चल गया, एक सेलो पे आई थी रिपोर्ट मोतीलाल ओसवाल की, वहाँ पर 4% का मूव आ गया। तो इस तरह के अलग अलग रिपोर्ट्स आते रहे, उनकी इम्पैक्ट अलग अलग। हेवल्स पे रिपोर्ट थी, 3% वो चल गया। तो यहाँ पे ऐसे रिएक्शन थे। प्लस ब्लॉक डील्स हुई सुबह, रेलटेल में ब्लॉक हो गया, उसके बाद 10% भाग गया। या जो ब्लॉक था वो एक सी इन्फो में ब्लॉक हुआ, टूट गया। उसके बाद एंटिसिपेटेड था बड़ा ब्लॉक होना उसमें, तो 23% के आसपास की इक्विटी का सौदा था, तो उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिला। ओवरऑल ये न्यूज़ फ्लो ड्रिवन, ट्रिगर बेस्ड, जो इवेंट बेस्ड, ऐसा कुछ हलचल है बाजार में। कोई बहुत मतलब स्पेसिफिक स्टोरीज पे काम हो रहा है। कहीं कहीं पे कुछ कुछ खबरें आ रही हैं, कहीं कहीं पे कुछ कुछ ट्रिगर बन रहे हैं, तो मार्केट उसको थरली रीड कर रहा है। बाकी एक्सपायरी सर पर ही है। जानकार मान रहे हैं कि शायद थोड़ा बहुत न्यूज़ फ्लो है। आज वो एक एक्सीडेंट हुआ था श्रीराम फाइनेंस का। श्रीराम, तो कुछ खबरें थी बाजार में श्रीराम फाइनेंस के निफ्टी में जाने की, वो बीच में बात उठी कि शायद वो नहीं जाएगा, इसलिए बाजार में टूट गया। लेकिन बाद में क्लैरिफिकेशन आया कि नहीं, ऐसा शायद नहीं हो सकता है श्रीराम फाइनेंस वापस आ जाए निफ्टी में। तो उसके बाद शेयर फिर चल गया लोअर लेवल से, तो 10% का डिप आया और उसके बाद रिकवरी आ गई, 4-5%, 3% नीचे बंद हुआ। इस तरह के न्यूज़ फ्लो ड्रिवन, इवेंट ड्रिवन, ट्रिगर बेस्ड जो कामकाज है वो अलग अलग स्टॉक में होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एंड लाइकवाइज रिएक्शन था। बाकी डिफेंस स्पेस में आज खरीदारी थी, आईटी में खरीदारी थी। आईपीओ खुला, बढ़िया रिएक्शन भी वहाँ पे आते हुए दिखाई पड़े। इस तरह के इवेंट और इम्पैक्ट पर आज मार्केट रिएक्ट कर रहा था। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों पर भी। आज वो यूट्यूब लाइव नहीं हो पाएगा, कुछ टेक्निकल ग्लिच है, तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आप लोग जुड़ सकते हैं। शुरुआत कर लेता हूँ फेसबुक के ही साथ। किधर गया जी फेसबुक के सवाल? ओके। जो पहला सवाल मेरे पास आया है, ओके, तो सबसे पहला सवाल है कि एनटीपीसी 300 पर 200 शेयर हैं सर, लॉन्ग टर्म 5 साल के लिए अच्छा रहेगा क्या, जैसे पावर डिमांड बढ़ेगा फ्यूचर में? तो अमित जी देखो, फंडामेंटली पूछोगे तो देश की सबसे बड़ी पावर प्रोड्यूसर एंड अमंग डिस्ट्रीब्यूटर भी है ये। और ना केवल थर्मल पावर, बल्कि सारे पावर जो है रिन्यूएबल से लेके अल्टरनेट पावर जितनी होती है उन सब में इसका नाम बड़ा है। क्वालिटी कंपनीज में तो कोई डाउट ही नहीं है, ऑब्वियस ही बात है। लेकिन क्या चीज़ की पहले चला बहुत है। दूसरा, अगर आप पावर डिमांड को प्ले करना चाह रहे हो तो उसमें हर तरह की चीज़ें आएंगी। उसमें पावर भी आएगा, प्रोड्यूसर्स आएंगे जिसमें ये आते हैं, ये आता है टाटा पावर आता है, दानी पावर आता है, टोरेंट पावर आता है,
CESC आता है, देन कम्स डिस्ट्रीब्यूशन में, जिसमें सेलेक्टिव कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन में भी आती हैं, ट्रांसमिशन में अदानी वगैरह आ जाएंगे फिर से। सो इंटीग्रेटेड पावर कंपनियों में जाओगे तो अलग अलग है वैसे तो, दो NTPC अच्छी कंपनी है, सलाह बहुत है, इस हिसाब से आप रणनीति रखना। कंपनी के फंडामेंटल तो कोई सवाल ही नहीं है, ऑब्वियस बात है, बस वैल्यूएशन सस्ते से थोड़े महंगे की साइड पे ज़रूर जा चुके हैं, तो वो पार्ट अगर आप कंफर्टेबल हो उसमें फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम तो आप आराम से रह सकते हो। रही बात पावर डिमांड की, तो पावर डिमांड में एक ही प्लेयर पे सारा दारोमदार मत रखना। चाहे तो टाटा पावर दूसरा ले सकते हो, वो भी बढ़िया कंपनी है, अदरवाइज टाटा ग्रुप की कंपनी है, वो भी थोड़ा चला है, नीचे मिल जाए तो अच्छा बेटर रहेगा, लेकिन स्टोरी ठीक है एंड दोनों कंपनियां भी फंडामेंटल वाइज बेटर है। बेस्ट लिकर स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म, सनी सर ऑलवेज यूनाइटेड स्पिरिट्स। उसकी वजह वैसे तो दो कंपनियां ही हैं सेक्टर की जो बेस्ट सूटेड है, पहला यूनाइटेड स्पिरिट्स, दूसरा रेडिको खैतान, बट दोनों ही बहुत महंगे वैल्यूएशन में, सस्ते नहीं है। अब ये सेक्टर जो है सर मल्टीपल चीज़ों से डिपेंड करता है, मतलब लिकर एक अलग सेक्टर है, सेक्टर का सब सेक्टर बियर है, देन वाइन है, वाइन का लार्जेस्ट प्लेयर इज सूला ऑब्वियसली, बियर का लार्जेस्ट प्लेयर इज यूनाइटेड ब्रेवरीज, देन कम सोम एंड IFB भी है, थोड़ा बहुत काम करती है बियर में, बाकियों के भी छोटे मोटे प्रोडक्ट हैं इसमें। लिकर में सबसे बड़ा मार्केट जो होल्ड करता है प्रीमियम साइड पे वो कमांड करता है यूनाइटेड स्पिरिट्स, नॉन प्रीमियम में कमांड करता है रेडिको खैतान। तो ये आप किस सेगमेंट को, मतलब सेगमेंट सब सेगमेंट को केटर करना चाह रहे हो उस पर डिपेंड करता है, लेकिन जो जनरल कंजम्पशन ड्रिवन है उसमें यूनाइटेड स्पिरिट्स इज़ द लार्जेस्ट प्लेयर ऑब्वियसली, और मार्केट कैप के हिसाब से भी वो लार्जेस्ट प्लेयर है। सो यूनाइटेड स्पिरिट्स एंड रेडिको खैतान दो ही बड़े नाम हैं, किसी फॉल में ऐड करोगे तो ज़्यादा अच्छा है, वरना तो कंसोलिडेट कर ही रहे हैं अपने अपने लेवल पर। यूनाइटेड स्पिरिट्स के लिए बढ़िया लेवल 740 होता है आमतौर पे, 1740 इन जोन्स पे कहीं मिले, थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकते हो आप, बट अगर लार्ज कैप या किसी नॉन लिकर स्पेस में जाना चाह रहे हो तो ये प्लेयर है, बियर में जाना चाह रहे हो तो यूनाइटेड ब्रेवरीज है, 52% मार्केट शेयर कमांड करता है, एंड वाइन में सबसे बड़ा नाम सूला वाइन यार्ड का ही है, दो यूनाइटेड स्पिरिट्स उसमें भी है, बट लार्जेस्ट प्लेयर के तौर पे जो डेडिकेटेड वाइन स्पेस में है वो सूला वाइन यार्ड है। सो ये तीन सब सेगमेंट्स हैं, अब आप देख लो किसके हिसाब से किसको केटर करना चाह रहे हो आप। ओके आगे बढ़ते हैं। थैंक यू पटेल साहब, थैंक यू सर। एमटार टेक पे व्यू है, प्राइस 1780 है, क्या करूं? पटेल साहब देखो, एमटार एक इसमें जो मतलब रीसेंट फॉल था वो तो बड़ा फॉल जो था वो तो शायद स्टॉक ऑलरेडी देख चुका है। अभी किसी एक शो में एक जानकार आए थे हमारे, उन्होंने इसमें खरीदारी की राय दी थी, शायद अमरीश थे, अमरीश ने उन्होंने खरीदारी की राय दी थी और 2700 या 2800 के टारगेट्स के लिए उन्होंने इसमें लॉन्ग जाने की राय दी थी। सो आपकी बाय 1700 के आसपास या नीचे के जोन में मिल रहा है। आज कहीं मैं इसका इंटरव्यू भी सुन रहा था, एक बड़े एक्सपेंशन प्लान पर भी वो लोग फोकस्ड है। सो इनकेस आप चाह रहे हो तो आप बने रह सकते हो, इनकेस आप होल्ड कर सकते हो तो यहाँ पैसा भी बन सकता है, और ऑलरेडी एक बड़ा बुरा दौर ये देख चुका है, तो मेरे ख्याल से तो बने रहना में कोई खास बुराई है नहीं, तो समय दो और बने रहो, ज़्यादा बेटर है एटलीस्ट यहाँ पर। एस्टर डीएम सुरेंद्र सर, इसमें एक स्पेशल डिविडेंड आना था, अब वो डिविडेंड को लेकर कुछ घोषणा आई नहीं उसके बाद से, उन्होंने ना रिकॉर्ड डेट दी ना कुछ। सो जब तक वो डिटेल नहीं आती तब तक ऐसे ही लैकलस्टर रहेगा। एक बारी ज़रा वो डिटेल आ जाने दीजिए, कि मैंने शायद वो नोटिस नहीं किया, अगर आई भी है तो वो पार्ट अगर क्लियर हो जाए तो उसके बाद सिचुएशन ज़्यादा क्लियर हो जाएगी इस कंपनी को लेके। इन्होंने बड़ा बिजनेस बेचा था, उसके बाद कैश आया था तो उसके लिए इस्तेमाल कर रहा था उसको डिप्लॉयमेंट के लिए, तो क्या रिकॉर्ड डेट्स एंड ऑल है वो पार्ट इंपॉर्टेंट है। अगर वो आ चुका है तो मुझे आइडिया नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से वो नहीं आया अभी तक। ओके आगे बढ़ते हैं। शुड आई अप्लाई फॉर प्लैटिनम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इट्स प्रॉफिट मेकिंग कंपनी? दास साहब देखो, इस कंपनी की मैनेजमेंट कल आई थी अपने पास, अभी मैं आशीष से थोड़ी पहले इस पर बात भी कर रहा था, तो दो कंपनी अच्छी है, कंपनी में खराबी नहीं है, फंडामेंटल भी सही है, वैल्यूएशन वाइज भी सही है, स्पेशलिटी केमिकल के अंदर है। आप ऐसे समझो कि जो पीवीसी पाइप्स वगैरह बनाती है कंपनियां, या पीवीसी रिलेटेड जो कंपनियां हैं उनमें जोड़ने के लिए इस केमिकल का इस्तेमाल होता है। सो एक स्पेशलिटी निश सेगमेंट के अंदर ये कंपनी कामकाज करती है। इंटरेस्टिंग ये है कि कंपनी आईपीओ तो ला रही है, लेकिन बहुत छोटा लेकर आ रही है, मतलब इसके अंदर पोटेंशियल है और बड़ा आईपीओ लाने का, लेकिन फिर भी 200 करोड़ का आईपीओ लेकर आ रहे हैं खाली। सो अच्छी कंपनी है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई कर सकते हो, और लिस्टिंग गेन भी मिल जाएगा, कि छोटा आईपीओ तो यहाँ पे लिस्टिंग गेन आराम से मिल जाता है उसमें, अलॉटमेंट अगर हो जाता है तो। बट अगेन मेरा एक नोशन हमेशा रहता है आईपीओ मार्केट को लेकर, कि जब तक कोई आईपीओ
कितनी से अच्छी कंपनी हो ना, एग्जाम्पल लेता हूँ, HDFC AMC से अच्छा IPO तो हाल फिलहाल में कोई नहीं आया था, 2016 में जो IPO आया था, लेकिन फिर भी वो नहीं चला, सालों साल नहीं चला। कंपनी खराब तब भी नहीं थी, HDFC ग्रुप की कंपनी थी, AMC बिजनेस था, लार्जेस्ट प्लेयर था, सब कुछ था, लेकिन एक समय के बाद उसने वो कंसोलिडेशन दिखाया और कंसोलिडेशन के बाद वो चलना शुरू हुआ। सो ये अच्छा IPO था, फिर भी नहीं चला। तो एक IPO अगर आप ले भी रहे हो लिस्टिंग गेन के, ले लो, नियर टर्म मीडियम टर्म ले रहे हो, इट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म सोच रहे हो तो फिर लिस्ट होने दो, नंबर देख लो, उसके बाद कॉल लो। लेकिन अभी के लिए अप्लाई करना चाहते हो आप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। योर व्यूज ऑन स्नोमैन, साउथ इंडियन बैंक, GMR ऑल इन 10-20%, शुड एग्जिट और वेट फॉर सम मोर टाइम। तो स्नोमैन लॉजिस्टिक आप लोगों को शायद याद ही होगा, पहले बहुत समय से मैं उसके बारे में बात कर ही रहा हूँ। 55 रुपये पे प्रमोटर ने खरीदा था, तब से मैं इसके बारे में जिक्र कर रहा हूँ। 55 से वो 65 हुआ, 65 से वो 73 पे भी प्रमोटर की बाइंग आ गई। सो अभी भी आपको मैं यही बोलूँगा कि GMR में बने, माफ़ी GMR कह रहा हूँ, स्नोमैन में बने रहिए, कोई भी चेंज नहीं है मेरे स्टांस में। होल्ड टाइट, सिंपल, एंड कीप होल्डिंग, कीप ट्रेलिंग, कीप होल्डिंग। वन, अगर प्रमोटर बाय कर सकता है 73 रुपये तक और बढ़ते क्रम में बाय कर रहा है, तो इसका मतलब प्रमोटर इज़ वेरी एग्रेसिव ऑन दिस स्टॉक। और किसी फाइंड अगर 73 की रेंज में आ जाए, जिनके ऊपर के लेवल पे हैं या जिन्होंने नहीं लिया है, तो उनके लिए एक वो जोन खुल जाएगा पहला, जहाँ पे एंटर कर सकते हैं। प्रमोटर एंटर कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। तो 73, 65 और 59 इज अल्टीमेट स्टॉप लॉस, इसको आप याद रखोगे। इन चीज़ों के आधार पर आप उसमें कॉल ले सकते हो। तो आपके पास है तो बने रहो, कोई चेंज नहीं स्टांस है मेरे। रही बात साउथ इंडियन GMR की, दोनों में से GMR को 95 के ऊपर MSCI में आना था, ये खबरें चल रही थी मार्केट में, लेकिन फिर भी GMR में आप बने रहो या साउथ इंडियन में बने रहो, बट स्टॉप लॉसेस को अपने ट्रेल करते रहना। यहाँ पर इनके केस में आप स्टॉप लॉस ट्रेल करो, क्योंकि कंफर्टेबल हम सबसे ज़्यादा मैं स्नोमैन में ही हूँ सो फार, इसीलिए मैं बाकी दोनों में कम आपको बोल रहा हूँ कि ट्रेल करिए स्टॉप लॉस को। यहाँ पर आप एटलीस्ट आप इजीली बने रहिए, 59 का स्टॉप लॉस रखिए, कोई दिक्कत नहीं। कैन आई ऐड GMR, Jio, DLF? DLF वुड बी पॉसिबल सौरभ जी, बट GMR एंड Jio के केस में देखो, जियो ना शेयर चला है, इसमें कोई डिनाइल नहीं है, और बढ़िया 350 रुपये भी आ गया, इसमें भी कोई डिनाइल नहीं है, बट स्टिल मुझे बस अभी तक नहीं समझ में आई कि नंबर्स को कहाँ डिस्काउंट कर रहा है मार्केट। सो ये फ्यूचर अर्निंग्स को डिस्काउंट करके चल रहा है स्टॉक। आप देख सकते हो अगर आप चाहो तो, बट अगेन मैं आई स्टिल बीइंग एन ऑर्थोडॉक्स मैन, मैं यही सोचता हूँ कि नंबर जब तक ना आ जाए तब तक ना जाए। फिर नंबर नहीं आते हैं, फिर आपको तकलीफ़ होती है कि ये नीचे आ गया, नंबर ख़राब आ गए, क्योंकि नंबर आने तो दीजिए पहले। इसीलिए मैं नहीं भी अगर लिया जाएगा कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा जीवन में, तो कुछ और ले लिया जाएगा। मनी हैज़ नो कलर, ये बनाए या DLF बनाए क्या ही फ़र्क पड़ता है, या एशियन पेंट बना दे, ग्रासिम बना देगा। सो हार्डली मैटर्स, बट एक ही चीज़ है कि अभी यहाँ नंबर नहीं है, इसलिए एक बार को उसमें टिप्पणी दे के फंसना नहीं चाहूँगा। दो कंपनी में कोई ख़राबी नहीं है, बड़े वेंचर्स हैं, बड़े टाइप्स हैं, सब कुछ अपनी जगह सही है, ब्लैक रॉक के साथ कारोबार आ रहा है, लेकिन इन सबको नंबर में तो मैं देख नहीं पाया हूँ। तो एक बारी थोड़ा और सपोर्टिव नंबर्स मिल जाए तो ज़्यादा बेटर कॉल होगा इसमें लेना। और रही बात DLF को, आप आउटराइटली जा सकते हो, कोई ऐसा रिस्क नहीं है, थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करते चलो। अच्छा जी, इसके अलावा सुमित सर, शुड आई अप्लाई फॉर Exicom? और प्लेटिनम में प्लेटिनम ज़्यादा बेटर है, दो Exicom भी ख़राब नहीं है, बट प्लेटिनम इज़ बेटर कंपेरेटिवली। सो छोटा IPO तो वहाँ लिस्टिंग गेन आपको वहाँ मिल सकता है, बट अगेन एक ही केविएट है, कोई भी IPO लॉन्ग टर्म के लिए जब तक लिस्ट ना हो जाए, अपने नंबर पोस्ट ना कर दे, तब तक आप मत जाइएगा। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने अभी पढ़ी है, मैं शेयर कर देता हूँ, शायद कुछ लोगों को हेल्प भी मिले उससे। DMart का 2021 का दाम और आज का दाम सेम है, जुलाई 2021 का और आज का। लाइकवाइज हैप्पीएस्ट माइंड का आज का दाम 5% चलने के बाद और 2021 अगस्त का दाम शायद सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। तो इस ड्यूरेशन में जबकि दाम सेम है, जो है इसकी याद है मुझे, हैप्पीएस्ट माइंड की EPS है वो करीब 11 रुपये से बढ़ के 17 रुपये TTM में आ गई है ट्रेलिंग 12 मंथ में। तो इसका मतलब ये है कि उसकी अर्निंग 11 रुपये से बढ़ते 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 17 रुपये आ गई, और उस ड्यूरेशन में शेयर का दाम वहीं खड़ा है। तो ऑब्वियसली बात है, PE एडजस्ट हो रहा है। तो एक टाइम पे जो 72-75 का मल्टीपल था PE का, वो श्रिंक होते होते 53 का मल्टीपल आ गया है। तो इसका इंडिकेशन क्या है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि शेयर का दाम वहीं रुका हुआ है, लेकिन कंपनी ग्रो कर रही है अर्निंग वाइज। इंपॉर्टेंट ये कि अर्निंग बढ़ रही है। तो एक समय पे जो शेयर बहुत तेज़ी से चढ़ चुका था और उसका PE बहुत महंगा हो गया था, वो PE महंगा, अब शेयर तो कहीं गया नहीं,
लेकिन अर्निंग बढ़ रही है, तो पी धीरे 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 एडजस्ट होकर सस्ता हो रहा है। तो जो 72-73 का पी पहुंच गया था, जिसको बाजार कंसर्न मान रहा था, 80 का मल्टीपल आ गया था एक टाइम पर, वो सरक सरक के 53 आ गया है। अब अगर आप चाहो तो ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर पी का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ईपीएस का एक्सपेंशन हो रहा है और शेयर वहीं खड़ा है। कुछ दिन बाद पी ऐसे लेवल पे आ जाएगा जो आईटी में कंफर्टेबल जोन होगा। जैसे से फॉर एग्जांपल अगर ये और यहाँ से 5-10 मल्टीपल नीचे चला जाता है तो 53 से घट के 10 भी होता है, 43 हो जाता है, तो आप किसी भी मिड कैप आईटी से सस्ते हो जाओगे। सो विद टाइम आप सस्ते वैल्यूएशन में आ जाओगे और फिर बाजार पिक करेगा, अच्छा ये सस्ता हो गया तो छोड़ो इसको, इस पर चले जाओ। तो इस लिहाज से आप जरा इन कंपनियों पर नज़र रखना जिनके पी श्रिंक कर रहे हैं, ईपीएस बढ़ रही है। मैं लिस्ट बना लूँगा थोड़ी देर में, आज नहीं तो कल, लेकिन आपको शेयर कर दूंगा। लेकिन ये 2 नाम मुझे भी मोटे मोटे याद हैं, तो इन पे आप नज़र रखना। अदरवाइज होप समझा पाया हूँ मैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। किधर गया सवाल? SBI सर, SBI व्यू सडनली टुडे इट गोज डाउन, टुमारो अगेन इट विल गो डाउन बिकॉज आई बॉट इट 158। 158? सौमिल जी, अगर आपने SBI 158 में लिया तो आपको बॉदर करने की क्या ज़रूरत है? मतलब 700-750 रुपये का शेयर है और आप अभी से घबरा रहे हो। SBI इट्स अ क्वालिटी। आप नीचे एक दिन आ गया, 2 दिन आ गया, इतने में क्या घबराना? SBI जैसा शेयर तो आप आराम से अपने पोर्टफोलियो में रखो और होल्ड इट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन टाइम। आपको लगता नहीं मुझे घबराहट जल्दी होती है, तो जी आपकी कॉस्ट से 4 गुना ऊपर है, 6 गुना बल्कि ऊपर है। तो 1/3 या 1/4 शेयर ही बेच देंगे आप, तो आपकी कैपिटल निकल ही आएगी। तो कैपिटल निकाल लो, फ्री का शेयर छोड़ दो और थ्रू आउट लाइफ भी छोड़ दो, कोई रिस्क नहीं है। SBI इज़ द बेस्ट बैंक इन PSU स्पेस। सो अगर आप अपने पोर्टफोलियो में रखना चाह रहे हो, दैट्स अ डिफरेंट कॉल। लेकिन अगर आपने नियर टर्म में भी लिया हुआ है तो भी नियर टर्म तो हो ही सकता है, इतना गेन आ चुका है। सो बेटर इज़ कि आप एटलीस्ट अपना कैपिटल निकाल लो, बाकी बने रहो। ASM टेक्नोलॉजी 41 की बाइंग है, कैपिटल निकाल चुका हूँ, लॉन्ग टर्म व्यू है। बने रहो फिर तो सर जयप्रकाश जी, जहाँ कैपिटल निकल लिया वहाँ कोई रिस्क ही नहीं होता ज़्यादा। आराम से आप होल्ड करो, बस ट्रेल करते रहना। कभी ऐसा हो जाए किसी सिचुएशन में कि आपकी कैपिटल जितना था वो निकल गया और उसके बाद भी शेयर डबल हो गया, मतलब जिस लेवल पे आप अभी देख रहे हो उससे भी डबल हो गया, तो और एक कैपिटल का चंक निकाल लेना, तब प्रॉफिट भी आ जाएगा बड़ा। फिर तो फ्री के ही शेयर है, पड़े रहने तो जितना मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में कैपिटल निकाल लेने में जब निकल चुका तो इतना रिस्क नहीं होता किसी भी शेयर में। चलिए कुछ और सवाल जो मेरे बाकी जगहों पे भी आ रहे हैं उनको भी पूछ लूँ। कहाँ गए जी? हाँ ये रहे। आयरेडा का बताओ सर। आयरेडा, निगम साहब थोड़ा टफ सवाल है। अगर आपने हाल फिलहाल में ख़रीदारी की है तो आप स्टॉप लॉस साथ ट्रेल करो इसको। आपने पुरानी ख़रीदारी की है तो अपना कैपिटल निकाल लो, फ्री के शेयर के साथ ट्रेल करो आप इसको। अगर आप खरीदारी करने की इच्छा रख रहे हो तो छोड़ दो, कुछ और अच्छा विकल्प मिल जाएगा, उनको आप देख लो। क्यों? क्योंकि 3 तरीके हैं और तीनों आपके सामने रख दिए हैं। तीनों के लॉजिक भी सुन लो आप, क्योंकि एक तरफ चला बहुत है, कितनी भी अच्छी अर्निंग ग्रोथ क्यों ना हो, 30 रुपये की अर्निंग थी और 30 रुपये पर IPO था और 8 का मल्टीपल था जहाँ तक मुझे याद आता है। तो 3 रुपये की EPS मेरे ख्याल से होनी चाहिए 2.5 रुपये के आसपास की। सो अगर मैं मानता हूँ वो 2.5 की EPS 5 हो गई या आज की डेट में, तो भी स्टॉक 150 है, तो भी मल्टीपल वाइज महंगा ही है। सो डबल होने के बाद भी EPS जब तक हुई नहीं है। सो इस तरह की सिचुएशन में आप थोड़ा तो निकलना ज़्यादा बेटर है ना। क्यों आप ब्लॉक करके पैसा बैठे हुए? 1 2 अगर आपने अभी लिया है तो आपका जो रीसेंट लो था 151 था जहाँ ब्लॉक हुआ था, वो आपका स्टॉप लॉस होगा, उसे फॉलो करो। एंड 3 अगर आप लेने की इच्छा रख रहे हो तो ऑलरेडी बहुत कुछ हो चुका है ना, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बातचीत है उसको छोड़ दो। उसके अलावा भी दुनिया में बहुत सारे शेयर, उनमें जाओ जहाँ बातचीत नहीं है। सो किसी भी जगह पे जहाँ शोर होता है वहाँ पर पैसे नहीं बनते हैं, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि वहाँ शोर हो रहा है। सो ट्राई टू बाय समथिंग विच इज़ नॉन कन्विक्शन, जहाँ पर कोई सोच ही नहीं रहा, देख ही नहीं रहा है, उसको आइडेंटिफाई करो, ज़्यादा बेटर है। ओके, इलेक्ट्रा ग्रीन टेक को लॉन्ग टर्म के लिए लिया जा सकता है? अशोक सर वैसे कंपनी ठीक है, इक्विटी भी छोटी है, टर्न अराउंड भी हो गया, मेगा इंजीनियरिंग भी आ गया इसके अंदर। सो वैसे कंपनी ठीक है, हार्म नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म का जो फंडा है उसके लिए आपको नंबर पे नज़र रखना होगा, साल दर साल के। जैसे एग्जांपल देता हूँ, बहुत साल पहले एक फ्रेंड को मैंने फोर्स मोटर दिलाया था, उस समय उसका दाम था शायद 700 रुपये या 600 रुपये। फिर उसने लिया और बहुत टाइम तक ऊपर गया, 3-3.5 हज़ार गया, 4,800 तक गया था। फिर टूट के वो आ गया 300-400 रुपये, 700-600 रुपये आ गया। तो मुझसे बोला कि ख़राब हुई कंपनी। मैंने कहा नहीं, अच्छा है, ले लो। और उसने ले लिया या नहीं लिया, दैट्स हिज कॉल। लेकिन
फिर वो दोबारा चला और फोर्स मोटर के नंबर अच्छे आए, फिर वापस 3,000 आया और अब सरक के वो स्लोली एंड स्टेडली 6-7 हज़ार आ गया। सो लॉन्ग टर्म की स्टोरी तो अच्छी थी फोर्स की, क्योंकि वो बजाज का पार्टनर था, बजाज टेम्पो था एक टाइम पर। आज भी उनके पेरेंट हिंद इंडस्ट्रीज़ जो है वो जय हिंद इंडस्ट्री है, हिंद इंडस्ट्री है, वो बजाज का स्टेक ओन करते हैं। भले वो लिस्टेड में नहीं आता लेकिन अदरवाइज है इनके पास। सो इट्स अ गुड कंपनी, ओल्ड कंपनी, तो धंधा अच्छा था इसलिए बोल दिया। आप अगर ऐसी कुछ कंपनी चाह रहे तो शारदा मोटर एक बार को रख सकते हो, वो अच्छी कंपनी है, वो भी वैल्यूएशन वाइज सस्ती है, लॉन्ग टर्म के लिए रखा जा सकता है उसको भी। सो वो एक देख लो, अदरवाइज ये भी ख़राब नहीं हो इलेक्ट्रा, बट इनकी पुरानी क्रेडिबिलिटी है तो एक बार को ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस की उम्मीद लगा सकते हो आप। HDFC बैंक एंड GMR के केस में तो सर मैं बातचीत कर ही चुका हूँ। HDFC बैंक के केस में देखो, अगर कोई भी ऐसा आदमी है जिसको ऐसा लग रहा है कि HDFC बैंक नहीं चलता और नहीं चलेगा, आई रिस्पेक्ट देयर ओपिनियन, इसमें कोई डाउट अबाउट नहीं है, मुझे कोई डाउट नहीं है इसमें कि हाँ ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ, HDFC बैंक नहीं चलता और नहीं चलेगा। बट अगर कोई ये ओपिनियन रखता है कि HDFC बैंक एक अच्छा असेट है और कोई अच्छा असेट इस मार्केट में लेना चाहिए, तो HDFC बैंक एक अच्छा असेट है और उसको आप इस मार्केट में ले सकते हो। ये एक बेसिक ओपिनियन है जिसको आप फॉलो कर सकते हो। चले, फिलहाल अब इतने सवालों में शामिल करूंगा। माफ़ी उन सभी लोगों से इनसे बातचीत नहीं हो पाई, बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आपसे भी 5:30 बजे फिर मुलाकात होगी। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय आप जरूर ले लें। नमस्कार। प्रवीण, लिंक कब है? हाँ, नहीं है, नहीं है तो बताएगा।